गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग आज 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर कहने का मतलब है एक दल है जिसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी। दल तो बहुत सारे हैं, कांग्रेस पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन उनमें से हम लोग को एक मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो कौन सा पार्टी के रूप में पढ़ना है? कांग्रेस पार्टी के रूप में। और कांग्रेस पार्टी ही जो है सो स्वतंत्र आजाद से पहले अस्तित्व में था। उससे पहले दूसरा पार्टी का कोई वर्चस्व उतना नहीं था इंडिया में। जब देखा जाए तो एकमात्र पार्टी सिर्फ और सिर्फ क्या था? कांग्रेस पार्टी। 1906 ईस्वी में एक और पार्टी की स्थापना होता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग। ये पार्टी जो था ये मुस्लिमों के लिए था और ये पार्टी जो था ये हिंदुओं के लिए था जब ये 1906 में स्थापना हो गई। लेकिन जब स्थापना नहीं हुआ था उससे पहले जो हमारे इंडिया में था वो कौन सा पार्टी था? कांग्रेस पार्टी। भले ही इसकी स्थापना हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सो वर्चस्व कौन सा पार्टी का रहा है? कांग्रेस पार्टी का रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक दल। एक दल कहने का मतलब एकमात्र ऐसा दल जो बहुत ही फेमस था इंडिया में, और वो कौन सा दल था? कांग्रेस पार्टी। उसी का प्रभुत्व का दौर, प्रभुत्व कहने का मतलब हुआ कि उसी का ही वर्चस्व था, वही एकमात्र पार्टी ऐसा था, उसी का जो है सो पूरे भारत में वर्चस्व था। और उसी पार्टी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। देखो, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो आजाद जब हमारा देश नहीं हुआ था उससे पहले कितना प्रॉब्लम हुआ था। हमारा देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे राजनेता आए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, बहुत तरह के नेता लोग आए थे और बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया था देश को आजाद करने के लिए। तब जाकर के हमारा देश जो है सो लगभग 200 वर्षों के बाद आजाद हुआ। लेकिन जब उतना दिनों के बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो आजाद होने के बाद ही हमारे देश की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। आजाद होने के बाद भी हमारे देश में समस्या था। वो समस्या ये था कि हम अपने देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक को कैसे स्टैब्लिश करें, यानी लोकतंत्र को कैसे बनाए रखें। लोकतंत्र कहने का मतलब हुआ जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा क्या किया जाता है? शासन चलाई जाती है। जहां पर सरकार हमारी मर्जी से चलेगा, जहां पर सरकार वोट के द्वारा चुना जाएगा, समझे कि नहीं, वहां पर जो है सो लोकतंत्र स्थापित, उसको एक लोकतंत्र देश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हमारा देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन हमारा देश 1947 में आजाद होने के बाद जो है सो बहुत तरह की प्रॉब्लम हुआ। उसमें से पहला प्रॉब्लम यही था कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे स्टेब्लिश हो। यहाँ से तो अंग्रेज चला गया, अब अंग्रेज चलाने जाने के बाद यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना था, और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए यहाँ पर चुनाव करवाना था। और उस समय हमारा देश बहुत बुरी स्थिति में चल रहा था। तुम लोग को पता होगा कितना बुरी स्थिति में चल रहा था, बहुत ही बुरी स्थिति में, बहुत बुरा दौर से चल रहा था। क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो चलाई जा रही थी वो प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जा रही थी? अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी। तो यहाँ पर जो है सो स्थिति बहुत खराब था, और उस सिचुएशन में हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापना करने की एक चुनौती था, चैलेंज था कि कैसे हम एक देश, डेमोक्रेटिक देश बनाएंगे, एक लोकतंत्र देश बनाएंगे। ये भी हमारे देश में एक चुनौती था। लेकिन चुनौती को ऐसा थोड़े ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको फेस ना करके उससे दूर हट जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका फेस करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। इंडिया के पास भी प्रॉब्लम आया कि यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना है। तो प्रॉब्लम जब आया तब जाकर के इंडिया के लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों का चलता था, अब वो अंग्रेजों का ना चल करके किसका चलना चाहिए? इंडिया के लोगों का, भारतीयों का चलना चाहिए। इसीलिए भारत के लोगों ने ये डिसाइड लिया कि यहाँ पर क्या किया जाए? संविधान का निर्माण किया जाए। किसका? संविधान का निर्माण। और संविधान, एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिस संविधान में भारत का पूरा नियम और कानून लिखी हो। जितना भी लॉज होते हैं, नियम कानून, कैसे हमारा देश चलेगा,
नहीं चलेगा। सबका सब जो है सो नियम और कानून के आधार पर चलेगा, और उसका मेंशन कहाँ होगा? एक किताब में होगा, और वो जो किताब होगा वह एक संवैधानिक किताब होगा। तो संविधान की स्थापना करने का बहुत बड़ा चुनौती था, संविधान कैसे बनाया जाए। इसीलिए भारत के लोगों ने क्या किया? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया। जुलाई 1946 में किसका गठन किया? संविधान सभा का। अब संविधान सभा बोले तो कैसे? जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, पूरा देश है। सबसे पहले समझो कि संविधान सभा है क्या? कौन सा सभा? संविधान सभा। संविधान सभा को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बोलते हैं। संविधान सभा किसको कहते हैं? संविधान सभा कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, संगठन। भारत जो था, इतना बड़ा देश है भारत, और इतना बड़ा देश जो भारत है, इस भारत के प्रत्येक हिस्से से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना था, एक एक प्रतिनिधि को चुनना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था, और इसी तरह से पूरे भारत में जो है सो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया, और टोटल जो है सो कितना लोगों को चुना गया? 389 मेंबर सदस्य को। तो ये जो 389 सदस्य को जो चुना गया, ये चुना गया बहुत, जैसे कि जब 389 सदस्य हो गए, इसी 389 सदस्य या मेंबर को बोला जाता है संविधान सभा। क्या बोला जाता है? संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो चुनाव यहाँ पर हुआ, जो गठन हुआ, वो कब हुआ? 1946 में, जुलाई 1946 में। यानी चुनाव जो हुई जुलाई 1946 में। लेकिन सोचो, ये जो चुनाव हुआ होगा, क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव हुआ होगा? यहाँ पर जनता वोट दिया होगा? नहीं। ये चुनाव जो हुआ प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। और इस इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा जो है सो 389 सदस्य को क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। और जब चुना गया तो यही 389 लोगों के द्वारा जो है सो क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। और संविधान तो बना कैसे, इसको हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके कि संविधान बनाने का क्या प्रोसेस था, नहीं था, उतना हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। लेकिन इतना जानना है कि संविधान जो बना, वो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन करके ये तैयार हो गया, पूरी तरह से तैयार हो गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में, और हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 में इसे लागू भी कर दिया, इंडिया में लागू हो गई। लेकिन सोचो, संविधान बन गया है, संविधान इंडिया में लागू हो गया है, लेकिन अभी भी भारत में चुनाव नहीं हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि जब भारत में चुनाव नहीं हुआ है तो भारत में सरकार कैसे चल रहा है, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चल रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो वहां पर जो भारत में सरकार चल रही थी वो अंतरिम सरकार चल रही थी। अब यह अंतरिम सरकार क्या होता है थोड़ा सा समझना। हमारा देश जब 1947 में आजाद हो गया, तो आजाद जब होना था उससे पहले ही अंग्रेज ने इंडिकेट कर दिया था कि अब हम तुम लोग को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। तब जाकर के भारत के लोगों ने ये प्लानिंग बनाने लगा कि अभी तो तुरंत चुनाव करवा पाना पॉसिबल नहीं है, उतना बड़ी जनसंख्या है, न तो कोई वोटर कार्ड बनी है, न तो कोई मतदाता सूची बना हुआ है, न तो वोटर लिस्ट है। कौन वोट देगा नहीं देगा इसका कुछ अभी क्लैरिटी नहीं था, कोई भी चीज का क्लैरिटी नहीं था। तो उसी बीच में जो है सो जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान सभा जो है, इसी संविधान सभा ने एक आदमी को चुन लिया प्रधानमंत्री, तो इसी संविधान सभा ने राष्ट्रपति को चुना, और इसी संविधान सभा ने सब मंत्रियों को चुना। जो संविधान सभा बना ना, इसी संविधान सभा ने सबको चुन लिया कि ये प्रधानमंत्री होगा, ये उप प्रधानमंत्री होगा, ये गृह मंत्री होगा, ये वित्त मंत्री होगा, ये फलना मंत्री होगा, वो फलना मंत्री होगा। सबको जो चुन लिया, कौन चुन लिया? संविधान सभा। तो संविधान सभा ने उसको चुन लिया, लेकिन क्या चुनाव हुआ? नहीं, चुनाव नहीं हुआ, संविधान सभा ने उसको चुना। तो जो संविधान सभा ने जिसको चुना और जिसके द्वारा सरकार चलाया जाने लगा, उसे ही कहते हैं अंतरिम सरकार। यानी वैसी सरकार जो बिना चुनाव के यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गया था, लेकिन क्या यहाँ पर चुनाव हुई थी?
नहीं हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री जो हमारे देश के बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री जो खान अब्दुल गफ्फार खां बने थे, कानून मंत्री जो बने थे कौन, भीमराव अंबेडकर। तो ये सब जो मंत्री बना था ये सब चुनाव के द्वारा नहीं बना था। ये सब कैसे बना, तो इसको जो है सो संविधान सभा ने चुना कि तुम जो है सो ये मंत्री बनो और ये मंत्री बनो, और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक अंतरिम सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, देश को चलाया जाना चाहिए। और जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक अंतरिम सरकार के द्वारा किसको चुना गया, देश को चलाया गया। किसको चलाया गया, देश को। अब जब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तब जाकर के ये डिसीजन लिया गया कि अब नहीं, अब वोटिंग करवाना चाहिए। लेकिन वोटिंग कौन करवाएगा? भारत में वोटिंग करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है, चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, और भारत में वैसा कोई पोस्ट अभी तक नहीं था कि चुनाव आयोग का गठन यहाँ पर हो। तो इसीलिए जनवरी 1950 की बात है कि यहाँ पर जो है सो चुनाव आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? चुनाव आयोग का, जिसमें 3 मेंबर था और उसमें एक अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया किसको, सुकुमार सेन को। और इसी को अब जिम्मा दिया गया कि तुम क्या करो, वोटर लिस्ट तैयार करो। और भारत में देखो कितना कितना क्षेत्र है जहां से उम्मीदवार को खड़ा किया जा सकता है। तुम देखो भारत में कितने मतदाता हैं, वो लोग कितने विधायक बनेंगे, कितने एमपी बनेंगे, इसका डिस्कशन जो है सो किस पर छोड़ दिया, चुनाव आयोग पर। और अभी भी चुनाव आयोग वही करता है। चुनाव आयोग ये करता है कहां पर चुनाव करवाना है। दूसरी बात है, चुनाव आयोग ये काम करता है किसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, कौन उम्मीदवार सही है, कौन उम्मीदवार गलत है, इसका डिसीजन जो है सो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग ये भी तय करता है किसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, किसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में है, और वहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव, कई लाख लोगों का जो है सो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, कई लाख लोगों का। क्यों सर? इसीलिए हटा दिया क्योंकि वहां पर बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो बिहारी नहीं थे, जो दूसरा दूसरा राज्य के थे, दूसरा दूसरा देश के थे, और वो वहां पर आकर के बिहार में बसे थे। जब उसका छटैया हुआ, अब आधार कार्ड से लिंक होने लगा है वोटर कार्ड, तब जाकर के बहुत सारे लाखों मतदाताओं को वहां से हटा दिया गया। अब पता चल रहा है कि वो बिहारी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, समझा कि नहीं? तो उसी तरह से भारत में कौन वोट दे सकता है, कौन एक वैलिड मतदाता है, नहीं है, इसका जो डिसीजन लेता है कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब हम लोग देखेंगे ये कि कोई भी चुनाव आयोग का गठन जब हो गया तो भारत जो है, भारत में कितने क्षेत्र बनाए गए, कितने एमपीज बने, कितने एमएलएज बने, कितने मतदाताओं की संख्या था, कितने फीमेल था, कितने मेल था। ठीक, इसको मिटावे। देखो अब जो है सो चुनाव आयोग का गठन हो गया। किसका? चुनाव आयुक्त का, इलेक्शन कमीशन इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, जब चुनाव आयुक्त का गठन हुआ, इन्होंने डिसाइड लिया ये कि भारत जो है, इस भारत को टोटल 489 क्षेत्र में बांटा। कितना क्षेत्र में? 489 क्षेत्र में इसको बांटा, टोटल 489 क्षेत्र में। उतना यहाँ पर नहीं किया हुआ है, लेकिन टोटल कितना क्षेत्र में इसको बांटा? 489 क्षेत्र में। और 489 क्षेत्र में जो इसको बांटा, प्रत्येक क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि को जो है सो खड़ा किया गया वहां पर वोट करने के लिए। और ये जो एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ, इसी का नाम पड़ा एमपी, जिसको हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी इसको बोलते हैं। ये जो एमपी बना, टोटल कितना एमपी बना? 489। प्रत्येक क्षेत्र से एक एमपी चुना गया।
तो 489 क्षेत्र में डिवीजन किया गया और यहाँ प्रत्येक क्षेत्र से एक एमपी को चुना गया, तो टोटल 489 एमपी बन गया। एमपी को हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। एमपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद। तो प्रत्येक क्षेत्र से एक एक सांसद को चुना गया, तो पूरे भारत में कितना सांसद हो गया? 489 सांसद हो गया। कितना? 489। अब हमारा जो देश था, ये देश उस समय 14 राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि हमारा ये देश है, यहाँ हम देश बनाते हैं, यहाँ पर भारत है, ये भारत जो है सो टोटल कितना राज्य में बटा हुआ था? 14 राज्यों में। और देश को चलाने के लिए यहाँ पर सीएम की जरूरत था, मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उस राज्य में एमएलए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमएलए। जैसे कि मान ले कोई झारखंड है, झारखंड है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री बनना है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव होगा, और जो चुनाव होगा उसको हम लोग कहते हैं विधानसभा चुनाव। कौन सा चुनाव? विधानसभा चुनाव। और भारत में जो चुनाव होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा चुनाव। जो भारत में चुनाव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव। और इस लोकसभा चुनाव के द्वारा चुना किसको जाता है? सांसद यानी एमपी को। और विधानसभा चुनाव जो होता है इसमें चुना किसको जाता है? एमएलए को। ये तो पता है तुम लोग को कि एमएलए को चुना जाता है। जब राज्य में चुनाव होती है तो एमएलए को चुना जाता है, देश में जब चुनाव होता है तो एमपी को चुना जाता है। और एमपी लोग मिल करके पीएम को चुनते हैं। उसी एमपी लोग, सब एमपी मिल करके, और उसी तरह से सब एमएलए लोग मिल करके किसको चुनते हैं? सीएम को। समझे कि नहीं? तो सीएम का यहाँ पर जो है सो चुनाव हुआ, मतलब किसी भी राज्य जब बनेगा, 14 राज्य उस समय था, तो उस 14 राज्य में जो है सो सीएम होगा। और सीएम का चुनाव करवाने के लिए, सीएम को बनाने के लिए यहाँ पर चुनाव करवाना होगा विधानसभा चुनाव। किसका? विधानसभा। और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट भाग लेगा उसको बोला जाता है एमएलए। उसको क्या बोला जाता है? एमएलए, या उसको हिंदी में हम लोग विधायक कहते हैं। पता होगा विधायक। तो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए हमारे देश में जो कैंडिडेट चुनाव में भाग लेते हैं उसको बोला जाता है एमएलए, विधायक जिसको कहते हैं। तो मुख्य जो चुनाव आयोग थे, इस चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि यहाँ पर जो है 3200 एमएलए बनेगा भारत में। कितना एमएलए बनेगा? 3200। और एमपी यदि बात करें तो एमपी टोटल कितना बनेगा? 489। एमपी कितना बनेगा टोटल? 489। अब ये तो डिसाइड उन्होंने ले लिया कि भारत में 489 एमपी बनेगा। 489 क्षेत्र में उसको डिवाइड किया गया, और कोई भी भारत में जो एमएलए बनेगा वो 3200 एमएलए बनेगा। ये डिसीजन ले लिया गया। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर मतदाता कितना होगा? तो भारत में जो है मतदाता टोटल कितना करोड़ था? 17 करोड़। लेकिन इस 17 करोड़ मतदाता में 40 करोड़ महिला का नाम ही नहीं था। तो बात है कि समाज में 40 करोड़ महिला को लोग जानते किसके? 40 लाख करोड़ बोल रहे हैं ना, 40 लाख। तो 40 लाख महिला का नाम ही नहीं था। तो 40 लाख महिला को भारत के लोग कैसे जानेंगे? तो एक कहावत है देहात में, अल्लाह की बेटी फलना की बीबी। समझो, ये कौन है? फलना की बीबी है। ये कौन? अल्लाह की बेटी है। ये चिल्ला की बेटी है, चिल्ला का बेटा है। बस उसी तरह से उसका पहचान यहाँ पर होता था 40 लाख महिलाओं का कि ये अल्लाह की बेटी है तो फलना की बीबी है। अब वो अल्लाह की बेटी और फलना की बीबी कब तक बनी रहेगी? आखिर में उसको भी तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसको भी तो वोटर कार्ड बनना चाहिए। वो भी तो एक भारत का नागरिक है, उसको भी तो ये अधिकार होना चाहिए कि मैं भी वोट दूं और अपनी सरकार को मैं खुद चुनूं। ये कि एक महिला 1000 2000 महिला की बात नहीं है, तो है कितना लाख महिला की? 40 लाख महिलाओं की बात है। तब तो जाकर के चुनाव आयोग का दिमाग खुला और सोचा कि 40 लाख महिला ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने जो है सो सर्वे किया पूरा भारत में जाकर के, और सर्वे करने के बाद उसे पता चला, और सब मतदाता जो छूट गई थी उसका भी उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया। और वोटर लिस्ट में जब पूरी तरह से नाम चढ़ गया, जब लगा कि नहीं भारत में जितने भी लोग हैं
सब वोटर लिस्ट में उसका नाम चढ़ गया। और यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में नाम जो चढ़ा था, उस समय जो चुनाव करवाने के लिए जो भाग लेता था वोट देने के लिए, उसके लिए उम्र कितना होना चाहिए था? 21 साल। उस समय उम्र कितना होना चाहिए था? 21 साल। लेकिन बाद में इसको घटा करके 21 साल से कितना कर दिया? 18 साल। बाद में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1986 को हुआ था, और उस समय जो है 21 साल से घटा करके कितना कर दिया? 18 साल। अब 18 साल में वोट, लेकिन उस समय तो 21 साल था। तो भारत में जितना भी 21 साल या उससे बड़े के लोग थे, उसका जो है सो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा। किसमें? वोटर लिस्ट में, जिसको आज हम लोग वोटर कार्ड कहते हैं ना। और वोटर लिस्ट में जब नाम चढ़ गया, तब जाकर के भारतीयों को अब लगा कि नहीं, अब यहाँ पर कहीं चुनाव हो जाएगा तो यहाँ पर चुनाव करवाना संभव है। तब जाकर के डिसीजन लिया जाने लगा कि यहाँ पर अब क्या होना चाहिए? चुनाव होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए क्षेत्र का जो डिसीजन हो गया कि टोटल कितना क्षेत्र बनेगा? 489 क्षेत्र बनेगा। एमएलए कितना होगा? 3200 होगा। मतदाता की संख्या भी पता चल गई, और जितने भी लोग हैं उसका वोटर कार्ड भी बन गया। तो जब सब कुछ हो गया, तब चुनाव किस बात की देरी है? जैसे कहने का मतलब शादी का पूरा तैयारी हो गया है, लड़का भी हो गया, लड़की भी आ गई है, सब पहन ओढ़ के सब तैयार है, तो लेट किस बात का? वरमाला डालो और सिंदूर डालो, शादी करो और अपने ले जाओ अपनी अमानत को। उसी तरह से यहाँ था, सब कुछ तैयार था, वोटर लिस्ट तैयार है, समझे कि नहीं? यहाँ पर मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार है, क्षेत्र तैयार है, कैंडिडेट कितना होगा वो तैयार है, समझा कि नहीं? तब यहाँ पर अब बाकी किस चीज का था? तो चुनाव करवाने का। किसका बाकी था? चुनाव करवाने का। तब जाकर के चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि अब यहाँ पर चुनाव करवाई जानी चाहिए, और चुनाव जो करवाई जानी चाहिए वो चुनाव स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1951 में, और वो खत्म जो हुआ था फरवरी 1952 में। तो अक्टूबर 1951 से जो चुनाव करवाना शुरू किया, क्योंकि चुनाव जब होते एक चरण में नहीं होता है। तुम लोग सुना होगा कि पहला चरण में चुनाव यहाँ है, दूसरा चरण में यहाँ है, तीसरा चरण में यहाँ है, सब सुने होंगे। उसी तरह से यहाँ पे कई चरणों में चुनाव होता है। और चुनाव हुआ अक्टूबर में, जो चुनाव स्टार्ट हुई वो चुनाव फरवरी 1952 तक चला, और भारत में चुनाव हुआ। और चुनाव जब हुआ तो यहाँ के जो पीएम चुने गए, वो कौन चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर से कांग्रेस पार्टी। अब जब पीएम यहाँ पर चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो पार्टी कौन है? कांग्रेस। और हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में है? इसी के बारे में। अब देखो हम लोग चैप्टर पर आ रहे हैं कि हम लोग को जो पढ़ना है मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है। और कांग्रेस पार्टी जो 1951-52 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के पीएम बन गए। अब हम लोग को इस बात की जानकारी लेना है कि जब प्रथम चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला, कांग्रेस के साथ कितना लोग थे, अपोजिशन को कितना सीट मिला, समझे कि नहीं? कौन यहाँ के पीएम बने, कौन नहीं बने, प्रथम आम चुनाव कैसे हुआ, नहीं हुआ, उसको हम लोग को पढ़ना। क्वेश्चन एक पूछेगा, प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव को संक्षिप्त में वर्णन करें। 2 नंबर 3 नंबर में दे देगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जानेंगे तभी ना लिखेंगे, इसीलिए उसको लिखेंगे। तो अब तुम्हें लोग उम्मीद करो कि चुनाव करवाने में कितना बड़ा प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ा होगा, कितना दिक्कत हुई होगी। एक चीज ये है कि अभी जो यहाँ पर संसद नहीं है, क्या नहीं है? संसद नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है, चुनाव भी करवाना है भारत में। कैसे होगा? बोला जाता नहीं किसी का परिवार ही नहीं है, लेकिन उस परिवार के लोगों को शादी करवाना है, कैसे होगा? मंदिर में जाके शादी करवा दो, और दूसरा ऑप्शन है क्या? उसी तरह से यहाँ भी है, संसद नहीं है, चुनाव भी करवाना है, कैसे होगा? तो जब किसी का परिवार नहीं होता है कोई, तो उस समय कोई तो परिवार उसका रिलेशन में होता है, उसको जो है मुख्य रूप से मुखिया बना दिया जाता है, बनाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ संसद नहीं था, लेकिन संसद के लिए मुखिया बना दिया था किसको? संविधान सभा को। किसको? संविधान सभा को।
और संविधान सभा जब तक संसद का गठन नहीं हुआ था तब तक संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? संविधान सभा। जब संविधान सभा का गठन हो गया था तब संसद नहीं था, और संसद नहीं था तब तक जो है संसद का काम संविधान सभा कर रहा था, समझे। और जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद यहाँ संसद बन गया, उसके बाद हमारा देश अपने ऑटोमेटिक अच्छा से चलने लगा। हमारा देश एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। कम चैलेंजेस नहीं आया हमारे देश को आजाद होने में, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करने में। जब यहाँ पर चुनाव हो गई तब हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाया। उससे पहले हमारा बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाया। हमारे देश में और कई तरह की समस्या था। समस्या ये था कि भारत में जो है 565 रियासत था, देशी रियासत। देशी रियासत बोले तो राजाओं का शासन चलता था 565 राज्य में, और बाकी जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेज का शासन था, समझे कि नहीं। तो अंग्रेज जहां पर शासन करते थे उसको बोला जाता था अंग्रेज भारत, और जहां पर राजा शासन करते थे उसको बोला जाता देशी रियासत, या तो रजवाड़े उसको बोलते हैं या तो देशी रियासत उसको बोलते हैं। और सब देशी रियासत जो है सो अपना अलग अलग देश बनाना चाह रहा था, ये भी एक चैलेंजेस था। लेकिन उन सबको एक साथ करके एक देश अखंड भारत बनाया गया, और वो हमारा अखंड भारत देश बना। जब देश बन गया तो चुनाव का प्रॉब्लम था, वो चुनाव भी हो गया, समझिए। तो ये था एक दल के प्रभुत्व का दौर का जो स्टार्टिंग फेज था, वो स्टार्टिंग फेज। इसको लिख लो, बाकी इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जब स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद लोकतंत्र स्थापित होने में क्या क्या चुनौतियां आई, या हमारे देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, तब इसको लिखना है। लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान बना, फिर जाकर के चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग बना, फिर मतदाता सूची बनी, यहाँ पर सब लोगों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा जिसका उम्र 21 साल से ऊपर था, तब जाकर के यहाँ पर चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, सरकार बनी, तब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना, समझिए। ये सब चीजों को लिखना है, लिखो इसको। देखो जो चुनाव हुआ 1951 to 52 लगभग 6 महीना चुनाव लगा, और 6 महीना जो चुनाव हुआ, ये 6 महीना से पहले चुनाव को 4 बार डेट फिक्स किया गया, 4 बार, और 4 बार डेट कैंसिल हुआ कि चुनाव नहीं हुआ। 5वां बार में ये डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले लिया गया कि चुनाव होगा तो चुनाव होगा, और ये डिसीजन ले लिया उस समय हमारे देश के जो पीएम थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने ले लिया डिसीजन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि अगर हमको चुनाव करवाना है तो करवाना है, और चुनाव जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि सार्वमताधिकार चुनाव होगा, सार्वमताधिकार चुनाव। अब सार्वमताधिकार चुनाव मतलब जितने भी 21 साल से ऊपर के लोग हैं सबको वोट देंगे, एडल्ट लोग सबको वोट देंगे, समझा कि नहीं। लेकिन ये कुछ संपादक थे, कुछ संपादक जो है इस बीच में चुनाव करवाना भी इतना आसान नहीं था। कोई बोल रहा था कि सक्सेस होगा, कोई बोल रहा था कि सक्सेस नहीं होगा, कोई बोल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू पगला गया है, तो कोई बोल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे काम कर रहे। सबका नजरिया अपना अपना अलग था, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हम जो चुनाव है सो करवाएंगे, क्योंकि 4 बार इसका डेट निकला था और 4 बार इस चुनाव को कैंसिल करवा दिया गया, चुनाव नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए एक संपादक थे, उन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में उतना ताकत नहीं है कि वो सार्वभौमिक मताधिकार करवा दे, और यदि वो सार्वभौमिक मताधिकार करवा भी देगा तो वो सफल नहीं रहेगा, असफल हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, असफल रह जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने अपने पेपर में इस बात को छापा था, तब पेपर में छापा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उसको पढ़े, तब पढ़ने के बाद उसको लगा कि ये तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, एक इतना बड़े पोस्ट पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए
इस तरह के शब्द का प्रयोग करना बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब चुनाव हम करवाएंगे तो करवा के रहेंगे। और उसमें उन्होंने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन जब लिया तो अक्टूबर से लेकर के, कब से, अक्टूबर से लेकर के चुनाव प्रारंभ किया, और ये चुनाव होते होते कहां तक चल गया, फरवरी तक। चुनाव जो हुआ था उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जितना मतदाता था आधे से ज्यादा लोगों ने वोट किया, समझो। और किसी भी देश में पहली बार वोटिंग हो रहा था, पहली बार कोई सार्वभौमिक मताधिकार दे रहे थे, सब कोई वोट दे रहा था, समझो कि इससे पहले भारत में कभी भी वोट इलेक्शन नहीं हुआ था। लोगों को इस बात का भी पता नहीं था कि चुनाव होगा कैसे, कैसे इलेक्शन होगी। और फर्स्ट टाइम जो है सो चुनाव हो रही थी, और फर्स्ट टाइम में आधे से ज्यादा लोगों ने वोट किया। ये भी भारत में बहुत बड़ा विचित्र की बात था, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सोचने वाली बात था कि भारत में इतना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं था। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट किया, और वोट जब किया तब जाकर के इसका रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट जब आया तो इस रिजल्ट में किसकी जीत होती है, कांग्रेस की। और कांग्रेस की जब जीत होती है तो यहाँ पर जो जीत जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना जाता है। इसमें भी क्या कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों का कहना था कि ये चुनाव फेयर चुनाव नहीं हुआ। फेयर समझ रहे हो ना, कि ये चुनाव जैसा होना चाहिए नहीं हुआ, इसमें धांधली हुआ। यहाँ की सरकार, प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो सबको जो है सो अपने पक्ष में चुनाव करवा दिया, फेयर चुनाव नहीं हुआ। तो उसी के जवाब में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे, संपादक थे, इन्होंने ही एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया था। और इन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव भारत में सबसे सफल चुनाव हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि किसी भी देश में वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। अभी भी यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, सिर्फ किसको था, पुरुष को। लेकिन यहाँ वोट देने का अधिकार सभी को था। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक पोस्टर छपी थी कि भारत एक पहला देश है जो इतने बड़े एरिया में इतना मजबूरी के साथ, इतना दिक्कत के साथ, इतना प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक चुनाव करवाया। और चुनाव जो हुआ, ये चुनाव एक नंबर का सक्सेस चुनाव हुआ, सक्सेसफुल रहा। और इस चुनाव में जीत किसकी होती है, और ये चुनाव जो है सो पत्थर, मील के पत्थर साबित हुआ। और बात है कि जब एग्जाम में आ जाएगा कि चुनाव कब हुआ, प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1951 की 52, तब क्या बात। तो उस कंडीशन में रिजल्ट हमेशा जो आता है जब वही माना जाता है डेट। तो चुनाव जो कहे पूछेगा प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो कब लिखना है, 1952 में, 1952 में। तो ये था पूरा भारत में चुनाव का क्राइटेरिया, कैसे चुनाव हुआ, नहीं हुआ, कितना दिन लगा, कितना लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक, अब देखो ये भी सोचने वाली बात है कि टोटल कितना 489 लोगों यहाँ पर एमपी बनेगा, कितना 489 एमपी बनेगा। लेकिन इस 489 में एक कैंडिडेट के लिए 4 लोग खड़े थे, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए। अभी भी जैसे हम मुखिया का चुनाव होता है, तब मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया क्या गो बनता है, एक। लेकिन खड़ा कितना होता है, 10, 12, 15, 16, 18। अब कितना खड़ा हुआ था, 14 था। तो कहने का मतलब है कि एक मुखिया बनने के लिए 14 लोग अपना किस्मत को आजमाते हैं, कोई ना कोई जीतता, कोई नहीं, एक ही को। यहाँ जो है उस समय जो है एक एमपी बनने के लिए 4 लोग इसके पक्ष में खड़ा था, समझा कि नहीं, 4 लोग एमपी बनने के लिए। जो जीत गया उसका बल्ले बल्ले, और जो हार जाता है तो अभी भी बात है, जो हार गया, चाहे मान लीजिए जिसका एग्जाम आया हुआ, एग्जाम में जिसका रिजल्ट कम आया तो बड़ी चोरी चला, बोलता है ना, चोरी बड़ी चला, एग्जाम अच्छा से नहीं हुआ, कॉपी चेक नहीं हुआ अच्छा से। और वही कहीं रिजल्ट अच्छा आ गया, एकदम फेयर एग्जाम हुआ यार। कौन बोलता है एग्जाम फेयर नहीं हुआ, एकदम अच्छा एग्जाम हुआ, बोलता है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ था, यहाँ ये था कि जो जीत गया वो तो बोल रहा है कि इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, और जो जीत नहीं गया, जो हार गया, वो बोलता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव फेयर
नहीं हुआ। जैसा चुनाव होना चाहिए वैसा चुनाव नहीं हुआ। और चुनाव जो उस समय हुआ पेपर पर हुआ था। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चला गया और डेवलप होते होते जो है यहाँ पर फिर से मशीन बना, ईवीएम मशीन बना। अभी जो चुनाव होता है कौन से मशीन में? ईवीएम मशीन के थ्रू से होता है। वहां पर बटन टिपो, उसके बाद वहां जिस कैंडिडेट को तुम वोट दे रहे हो उसका छाप वहां छप जाएगा, उसका नाम वहां लिखा जाएगा और इस तरह से चुनाव होती है। तो ये जो एक दल के प्रभुत्व का दौर था, उस एक दल के प्रभुत्व के दौर में यहाँ पर जो चुनाव हुई, उस चुनाव में जीत जो होता है कांग्रेस पार्टी का, और जो जीत होता है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी जो है बहुत दिनों तक रहता है। बहुमत के रूप में यदि हम लोग देखें तो बीच में कभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के रूप में नहीं आ पाई। बहुमत के रूप में जाकर के 2014 में बीजेपी को बहुमत मिला और 2014 से पहले यहाँ पर जो प्रभुत्व रहा, यहाँ पर जो वर्चस्व रहा, किसका रहा? कांग्रेस का। वैसे तो 1977 में यहाँ पर गैर कांग्रेसी बना था, फिर भारतीय जनता पार्टी 2-3 बार आए थे, लेकिन फिर भी वर्चस्व किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का। तो हम लोग को वही पढ़ना है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे यहाँ पर अपना प्रभुत्व को स्थापित किया, कैसे अपने देश को लीड किया, कैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को इतना सपोर्ट मिला। ठीक, थैंक यू क्लास। लिख लो इसको। अब इसको जो है सो लिखा देते हैं पॉइंट में क्या